कभी ये सोचा है कि कुछ लोग जिन्हें फाइनेंस का कोई खास ज्ञान नहीं होता वो अमीर बन जाते हैं, जबकि कई पढ़े लिखे एक्सपर्ट्स दिवालिया हो जाते हैं? आज हम मॉर्गन हाउसल की जबरदस्त किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के इन्हीं गहरे आइडियाज को समझने वाले हैं। देखिए, ये किताब हमें सिखाती है कि पैसे के साथ सफलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि हम कितना जानते हैं, और इस बात पर कहीं ज्यादा कि हम बर्ताव कैसे करते हैं। ये कोई मुश्किल साइंस नहीं, बल्कि एक सॉफ्ट स्किल है। चलिए एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी से शुरू करते हैं। एक तरफ है रोनाल्ड रीड, एक मामूली से चौकीदार। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सादगी से बिताई, लेकिन जब 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ तो दुनिया हैरान रह गई। पता है क्यों? उनकी संपत्ति थी $8 मिलियन, यानी करीब 60 करोड़ रुपए। और ये कोई लॉटरी या विरासत से नहीं आए थे। बस अपनी छोटी छोटी बचत को अच्छे स्टॉक्स में लगाया और दशकों तक इंतजार किया। सिंपल। और फिर दूसरी तरफ है रिचर्ड फॉस्कोन, हार्वर्ड से MBA, मेरिल लिंच में एक टॉप एग्जीक्यूटिव, इतने सफल कि 40 की उम्र में ही रिटायर हो गए। लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भारी कर्ज और फिजूल खर्ची की वजह से वो पूरी तरह से दिवालिया हो गए। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक चौकीदार जिसे कोई फाइनेंस की ट्रेनिंग नहीं मिली, वो एक हार्वर्ड एजुकेटेड एक्सपर्ट से कहीं ज्यादा अमीर कैसे बन गया? आखिर पैसे के साथ सक्सेस का स्मार्ट होने या बड़ी बड़ी डिग्रियां होने से कितना लेना देना है? यही सवाल इस किताब का और हमारे आज के इस विश्लेषण का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो आज हम इन 6 खास आइडियाज पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि क्यों हमारा व्यवहार हमारी बुद्धि से ज्यादा जरूरी है। जानेंगे कि दौलत का असली मतलब क्या है, जो शायद वो नहीं है जो हम सोचते हैं। हम भाग्य और जोखिम के खेल को, बस इतना काफी है कि ताकत को और पैसे के सबसे बड़े इनाम को भी समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि अपनी खुद की फाइनेंशियल कहानी कैसे बनाई जा सकती है। तो चलिए पहले और सबसे जरूरी आइडिया में गहराई से उतरते हैं। पैसा कोई हार्ड साइंस नहीं है। ये फिजिक्स के नियमों की तरह काम नहीं करता, जहां 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं। पैसा एक सॉफ्ट स्किल है जो पूरी तरह से हमारी साइकोलॉजी, हमारी भावनाओं और हमारे बर्ताव से कंट्रोल होता है। आप सोचिए, फाइनेंस शायद दुनिया की अकेली ऐसी फील्ड है जहां बिना किसी ट्रेनिंग वाला एक आम इंसान सबसे बेहतरीन डिग्री वाले जीनियस को भी हरा सकता है। जरा सोचिए, क्या हम किसी हाई स्कूल ड्रॉप आउट से अपनी हार्ट सर्जरी करवाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन फाइनेंस में ऐसा हर समय होता है। रोनाल्ड रीड ने यही तो साबित किया था। सफलता का राज मुश्किल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और अपने लालच और डर को काबू करने जैसे सिंपल व्यवहार में छिपा है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पैसे के साथ हमारा जो व्यवहार होता है ना, वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से तय होता है, किताबों से नहीं। जो इंसान गरीबी में पला बढ़ा है, वो रिस्क को एक अमीर बैंकर के बेटे से बिल्कुल अलग नजरिए से देखेगा। जिसने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा महंगाई देखी है, वो शायद शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरेगा। हमारे अनुभव शायद दुनिया का सिर्फ 0.0001% हिस्सा हो, लेकिन वो हमारे सोचने के तरीके का 80% हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए जो फाइनेंशियल फैसला किसी एक के लिए पागलपन लगता है, वही फैसला दूसरे के लिए पूरी तरह से समझदारी भरा हो सकता है। चलिए अब दूसरे विषय पर आते हैं। अमीर होना और अमीर दिखना, ये तो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हमारा समाज अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेता है, और सच कहूं तो सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है। अमीर होना आपकी मौजूदा आमदनी को दिखाता है। मान लीजिए कोई डॉक्टर हर महीने लाखों कमाता है, तो वो अमीर है। लेकिन अगर वो अपनी सारी कमाई महंगी घड़ियों और गाड़ियों पर खर्च कर देता है, तो वो अमीर बना नहीं रह पाएगा। अमीर बने रहना आपकी बचत पर निर्भर करता है। आप जो कमाते हैं उसमें से कितना अपने पास रखते हैं। ज्यादातर लोग अमीर दिखने पर ध्यान लगाते हैं, अमीर बने रहने पर नहीं। जरा सोचिए, आप सड़क पर एक शानदार चमचमाती फेरारी देखते हैं। पहली सोच क्या आती है? हमें से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, वाह क्या आदमी है, कितना सफल होगा ये। लेकिन असल में हम उस ड्राइवर के बारे में नहीं सोच रहे होते। ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। हम असल में उस कार को देखकर ये सोच रहे होते हैं, अगर मेरे पास ये कार होती तो लोग मेरी कितनी इज्जत करते, मुझे कितना कूल समझते। है ना कमाल की बात? उस ड्राइवर पर किसी का ध्यान नहीं जाता, वो अदृश्य हो जाता है। लोग आपकी चीजों की तारीफ नहीं करते, वो उन चीजों को खुद के लिए चाहते हैं। तो असली दौलत क्या है? असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। ये वो महंगी कार है जो नहीं खरीदी गई,
वो हीरा है जो नहीं पहना गया। ये वो पैसा है जो आपके बैंक खाते या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चुपचाप बढ़ रहा है। दौलत खर्च किया हुआ पैसा नहीं है, बल्कि बचाया हुआ पैसा है। असली दौलत आपको भविष्य में विकल्प, लचीलापन और सबसे बढ़कर आज़ादी देती है। अब बात करते हैं एक ऐसे पहलू की जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, भाग्य और जोखिम। जीवन का हर नतीजा सिर्फ हमारी मेहनत और फैसलों से तय नहीं होता। भाग्य और जोखिम, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये संख्या देखिए, 10 लाख में 1। ये दिखाती है कि कुछ घटनाएं कितनी रेयर होती हैं, चाहे वे अच्छी हों या बुरी। चलिए इसे 2 सच्ची कहानियों से समझते हैं। बिल गेट्स जब 8वीं क्लास में थे तो वो दुनिया के उन गिने चुने हाई स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां 1968 में एक कंप्यूटर था। ये 10 लाख में एक जैसा मौका था। अगर वो लेक साइड स्कूल ना होता तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। ये उनकी सफलता में भाग्य की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन उसी स्कूल में बिल गेट्स के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, केंट एवांस। वो भी उतने ही होशियार और महत्वाकांक्षी थे। दोनों साथ में दुनिया बदलने के सपने देखते थे। लेकिन हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही पहाड़ पर चढ़ते हुए एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। ये भी 10 लाख में एक जैसा ही जोखिम था। एक ही कहानी, एक ही जैसी काबिलियत, लेकिन एक को मिला भाग्य और दूसरे को मिला जोखिम। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं है और विफलता हमेशा आलस का परिणाम नहीं होती। और यही वजह है कि अमीर बने रहना अमीर बनने से कहीं ज्यादा जरूरी है। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको विनम्रता और इस डर की जरूरत होती है कि जो आपने कमाया है वो उतनी ही तेजी से जा भी सकता है। इस चार्ट को देखिए, अगर आपका पोर्टफोलियो 50% गिरता है तो आपको वापस उसी जगह आने के लिए 50% नहीं बल्कि 100% की बढ़त चाहिए। इसीलिए जो आपने बनाया है उसे बचाना सबसे जरूरी है। हमारा अगला विषय लालच के बारे में है और ये समझना कि पर्याप्त या इनफ का क्या मतलब है। ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है। रजत गुप्ता की कहानी इसका एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। वे कैलकाटा की झुग्गियों से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म मैकिन्सी के सीईओ बने। 2008 तक उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन थी। मतलब वो जो चाहते थे खरीद सकते थे, जहां चाहते थे जा सकते थे। लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे, वे एक अरबपति बनना चाहते थे। इस चाहत में उन्होंने गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर होते हुए गैर कानूनी इनसाइडर ट्रेडिंग की। उन्होंने और ज्यादा पैसे के लिए वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उनके पास पहले से था और जिसकी उन्हें जरूरत तक नहीं थी। नतीजा, उन्हें जेल हुई और उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा, अपनी आज़ादी और अपना पैसा सब कुछ खो दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि और ज्यादा की भूख आपको पछतावे के कगार पर ले जा सकती है। तो हम इस जाल से कैसे बच सकते हैं? यहाँ 4 नियम हैं। पहला, गोल पोस्ट को हिलने से रोके। जब हमारी उम्मीदें नतीजों के साथ बढ़ती रहती हैं तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। दूसरा, दूसरों से तुलना करना बंद करें। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे कोई नहीं जीत सकता। तीसरा, ये समझें कि पर्याप्त का मतलब कम नहीं है, बल्कि ये एहसास है कि और ज्यादा की भूख आपको सिर्फ पछतावे की ओर ले जाएगी। और चौथा और सबसे जरूरी, कुछ चीजें जैसे आपकी प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और परिवार कभी भी दांव पर लगाने लायक नहीं होती। तो अगर महंगी कारें और बड़े घर दौलत का असली मकसद नहीं है, तो फिर क्या है? पैसा असल में हमें देता क्या है? इसका जवाब बहुत सिंपल और बहुत गहरा है। पैसा जो सबसे बड़ा और सबसे कीमती रिटर्न देता है वो है हमारे अपने समय पर हमारा कंट्रोल। पैसा हमें खुशी खरीद कर नहीं देता, लेकिन ये हमें आज़ादी जरूर देता है, और आज़ादी ही खुशी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। सुबह उठकर ये कह पाना कि मैं आज वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, जिसके साथ चाहता हूँ और जब तक चाहता हूँ, ये किसी भी फैंसी कार या बड़े घर से कहीं ज्यादा कीमती है। अपने समय पर पूरा नियंत्रण होना ही पैसे की सबसे बड़ी दौलत है। हम बड़ी चीजें खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हमें असल में आज़ादी खरीदनी चाहिए। चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। अंत में हमें एक ऐसी फाइनेंशियल योजना बनानी चाहिए जो हमारे लिए काम करे, जो हमारी पर्सनालिटी से मेल खाती हो, और सबसे जरूरी, जो हमें रात में चैन से सोने दे।
यहाँ कुछ सिंपल नियम हैं जो हमेशा काम करते हैं। जब सफलता मिले तो विनम्र रहें, क्योंकि उसमें भाग्य का भी हाथ था। और जब विफलता मिले तो खुद को माफ करें, क्योंकि जोखिम हमेशा रहता है। किसी खास लक्ष्य के बिना भी बचत करें, ये हमें अप्रत्याशित घटनाओं से बचाती है। अपने निवेश की समय सीमा को लंबा रखें। ये मानकर चलें कि हम कई बार गलत होंगे और इसमें कोई बुराई नहीं है। और सबसे ज़रूरी, पैसे का उपयोग अपनी आज़ादी और अपने समय पर नियंत्रण पाने के लिए करें। लेखक मॉर्गन हाउसल अपना एक पर्सनल उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपना होम लोन जल्दी चुका दिया। अब देखिए, एक एक्सेल स्प्रेडशीट पर यह एक खराब लॉजिकल निर्णय है, क्योंकि उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाकर वे ज़्यादा कमा सकते थे। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये उनका सबसे अच्छा और समझदारी भरा फैसला था, क्योंकि ये उन्हें मानसिक शांति देता है। वो अपने घर के मालिक हैं और किसी के कर्जदार नहीं हैं। ये उन्हें रात में चैन से सोने देता है। तो ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा लॉजिकल बने, हमें समझदार बनना है। अंत में कोई भी हमें ये नहीं बता सकता कि हमें अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हमारी जिंदगी, हमारे डर और हमारे सपनों को नहीं जानता। इसलिए मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। पैसे को लेकर आपकी अपनी कहानी क्या है? आप पैसे का उपयोग किस लिए करना चाहते हैं? फाइनेंशियल सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है? इन सवालों के जवाब जानना ही पैसे के मनोविज्ञान को समझने की दिशा में पहला और सबसे ज़रूरी कदम है।